डायनेमिक्स टॉपिक है वो हमारे ओबी के अंडर ही आता है, तो पहले हम ओबी का इंट्रोडक्शन करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ओबी। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, नेम ही सजेस्ट कर रहा है ये किस चीज से हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। सो ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेस वेयर ग्रुप ऑफ पर्संस वर्क टुगेदर टू अचीव अ शेयर्ड गोल। कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जब हमारे ग्रुप ऑफ पर्सन डिफरेंट इंडिविजुअल्स एक साथ काम करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पीपल इकट्ठे आते हैं, वो एक काम को करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि एक डिटरमाइंड जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसे अचीव किया जा सके। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जितने भी लोग वर्क करते हैं उसको, उनका क्या बिहेवियर है उसे अंडरस्टैंड करना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। सो ओबी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? बिहेवियर की ही स्टडी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो डिफरेंट पीपल हैं, पर्संस हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर की स्टडी को, अंडरस्टैंडिंग को ही हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोलते हैं। इट इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे बिहेव करते हैं, जब वो काम कर रहे होते हैं तब क्या बिहेवियर है, उस चीज की वो स्टडी करता है। वो उनकी इनफॉर्मल लाइफ की स्टडी नहीं करता कि वो पर्सनल लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जब वो वर्क कर रहे हैं देन उस टाइम पे वो क्या बिहेव करते हैं, उसकी स्टडी जो करता है वो हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जितने भी ग्रुप वर्क करते हैं, जितने भी इंडिविजुअल वर्क करते हैं, उनका क्या बिहेवियर है जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ओबी। फाउंडेशन ऑफ ओबी। अब हम ओबी की स्टडी करते क्यों हैं, उसकी क्या अजम्पशंस हैं, कि हम क्या मान के चलते हैं, इसीलिए ओबी को, बिहेवियर को स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं सबका टेस्ट सेम होता, प्रेफरेंसेस सेम होती, सबके जो डिजायर हैं वो सेम होते, तो हमें ओबी की स्टडी करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। लेकिन हम क्या एज्यूम करके चलते हैं और क्या रियलिटी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है, सबकी एक दूसरे से परसेप्शन डिफरेंट होते हैं, सबकी थिंकिंग अलग होती है। एक चीज अगर किसी को मोटिवेट कर रही है तो ऐसा बिल्कुल हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि बाकियों को भी वो क्या करेगी? मोटिवेट करेगी। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होते हैं, उनके एथिक्स अलग होते हैं, उनकी थिंकिंग अलग होती है। इसीलिए हमें ओबी की स्टडी करना जरूरी है ताकि हम क्या कर सके? हर एक इंडिविजुअल को समझ सके, उनके डिफरेंसेस को समझ सके और उसके बेस पे अपने वर्क को करें। देन होल पर्सन। होल पर्सन क्या होता है? कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी को अपॉइंट करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई वर्कर्स तो, मैन पावर तो होगी ही। सो उस मैन पावर में जब आप किसी को सेलेक्ट करते हो, अपॉइंट करते हो, तो सिर्फ उसकी स्किल्स को आप अपॉइंट नहीं कर रहे। मीन्स आप देखते हो कि आपको जॉब में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे आप उसकी एबिलिटीज एंड स्किल्स देखते हैं एंड आप उसे अपॉइंट कर लेते हैं। बट ओनली स्किल्स एंड एबिलिटी वर्क करने नहीं आ रही है, कंप्लीट पर्सन वर्क करने आएगा। उसके एथिक्स उसके साथ आएंगे, उसकी इंटीग्रिटी उसके साथ आएगी, उसके टेस्ट, उसके प्रेफरेंसेस, उसके ओपिनियन। एक कंप्लीट पर्सन को आप अपॉइंट करते हो तो आपको उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। देन कोज्ड बिहेवियर। ओबी की स्टडी हम और क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो भी बिहेवियर, कोई भी अगर कुछ भी बिहेव करता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कोज होता है। बिना कोज के कोई बिहेव नहीं करता। सो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी इंडिविजुअल है, उसमें जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो जो बिहेव कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव बिहेवियर है या फिर नेगेटिव बिहेवियर है, उसके पीछे रीजन क्या है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि अगर नेगेटिव बिहेवियर हो रहा है तो हमें रीजन पता चल जाएगा, तो हम उससे डील कर सकेंगे, उसे रिमूव कर सकेंगे। सो हमें कोज्ड बिहेवियर की पता लगाने के लिए कि उसके पीछे कोजेस क्या हैं, ओबी की स्टडी करनी होती है। ह्यूमन डिग्निटी। एवरी ह्यूमन हैव डिग्निटी। सब अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा वर्क कर रहा हो, कितना ही इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा हो, या फिर चाहे कोई कितना ही छोटा वर्क कर रहा हो, सबकी अपनी डिग्निटी होती है, सबकी अपनी रिस्पेक्ट होती है। और हर कोई डिजर्व करता है कि सामने वाली आपके, जो भी आपके फ्रंट में पर्सन है, वो आपकी डिग्निटी को समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट को समझेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ बिहेव करेंगे। सो ह्यूमन डिग्निटी के क्या वैल्यूज हैं, कितने उनके लेवल्स हैं, एम्प्लॉयज में कैसी है, मैनेजर्स में कैसी है, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ओबी की स्टडी करनी होती है।
सोशल सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सोशल सिस्टम है। सोशल सिस्टम मीन्स ओबी पार्ट है हमारे सोशल सिस्टम का। हमारी ओबी क्या है, बिजनेस हमारा सोसाइटी से रिलेटेड होता है, हम सोसाइटी में ही वर्क करते हैं। ऐसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी क्या है, सोशल सिस्टम है। जितने भी इंडिविजुअल्स ग्रुप में जो पर्सन्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं वो किसी ना किसी सोशल सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। मीन्स आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन उनके कुछ और रोल्स होते हैं, कोई किसी का फादर होते हैं, ब्रदर होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, सो उनके कुछ रोल्स होते हैं, कुछ स्टेटस होते हैं जिनसे वो कनेक्टेड होते हैं, और ये सारी चीजें भी उनके बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। सो हमें सोशल सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। देन म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट। म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर आपके लिए एम्प्लॉयज जरूरी हैं तो एम्प्लॉयज के लिए ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए, एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। वो क्या है, म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट। ये चीज हमें समझनी चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज के बिना काम नहीं कर सकती तो एम्प्लॉयज भी ऑर्गेनाइजेशन के बिना एग्जिस्ट कैसे करेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे। दोनों को एक दूसरे की रिक्वायरमेंट होती है। देन होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब ये है कि हमारा ओबी जो है सिर्फ लिमिटेड चीजों को इंक्लूड नहीं करता, इसके अलावा भी बहुत सी नॉलेज, बहुत से एस्पेक्ट जो हैं वो ओबी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं ताकि हम अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकें। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करते हैं, अगर हम ये स्टडी करते हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे बिहेव करते हैं, उससे हमें क्या इंपॉर्टेंस मिलेगी। फर्स्ट इज इट प्रोवाइड अ रोड मैप टू आवर लाइव्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी लाइफ ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होने वाली है, हम कैसे सर्वाइव करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमें उसका रोड मैप प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि ओबी आपको ये बता देगा कि आपका बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर नॉर्म्स सेम है या नहीं, आपको कितनी डिफिकल्टीज होने वाली हैं, कहां आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके बेस पे आप अपना रोड मैप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्ट ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ। इससे आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ कितनी हो सकती है। जितने अच्छे आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होगा, जितना फेवरेबल, जितना पॉजिटिव होगा, यानी कि सब क्या है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग है, तो उतना ही ज्यादा मान के चला जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी के साथ सर्वाइव करेगी। एंड वही नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है कि अगर हमारे में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो उसका कंप्लीटली मतलब है कि आगे हमारी डिफिकल्टीज आने वाली है सर्वाइवल के लिए। ओबी हेल्प्स अस इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट। ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी इवेंट होते हैं, टाइम टू टाइम इवेंट्स होते रहते हैं। किसी न्यू प्रोडक्ट का आना, न्यू टेक्नोलॉजी का आना, ये सब क्या है, एक इवेंट्स है। और उनको हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे बाकी सब होगा, इन सब चीजों को क्या अफेक्ट करता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल। सो ये सब चीजें क्या करती हैं, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। और हमारे जो इवेंट्स हैं, जितना अच्छा हमारा ओबी होगा ना, उतना ही ज्यादा एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स का होगा। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड अदर्स बेटर। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करते हो, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे बिहेव करते हो उसकी स्टडी होती है, उससे आप खुद को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करता हूं, मुझे कौन सी चीजें सेटिस्फाई करती हैं, कौन से इंसेंटिव मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, बाकी लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब आप क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। इट इज यूजफुल फॉर मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। जितना अच्छा आपका ओबी होगा, उतना ही आप ज्यादा अच्छे से कोर्डियल रिलेशंस बना के रखोगे, उतने ही ज्यादा अच्छे आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस बना सकते हो। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन फील्ड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप क्या करते हो, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, आप कस्टमर्स के साथ डील करते हो, उनसे कम्युनिकेट करते हो। और वो आप कब कर सकते हो, जब आपका ओबी ज्यादा अच्छा है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ज्यादा अच्छा है, ज्यादा आपको बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग है, आप दूसरों को समझ सकते हो कि हमारे कस्टमर्स की नीड एंड वांट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस करना, उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेशंस करना। नाउ हमने ओबी का क्या कर लिया है, इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब हम ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रुप होता क्या है, ग्रुप क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या हो सकते हैं, या तो इंडिविजुअल वर्क करेंगे या ग्रुप वर्क करेंगे। सो इंडिविजुअल क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई काम अलॉट कर दिया, वो वर्क कर रहा है, दैट इज इंडिविजुअल। बट ग्रुप में क्या होगा, हम ग्रुप ऑफ पर्सन, 4-5 इंडिविजुअल इकट्ठा मिलकर जब एक स्पेसिफिक गोल के लिए वर्क करेंगे, दैट इज ग्रुप।
In a broad sense, a group is any collection of individual who have mutually dependent relationship. कि collection of individual क्या होता है, ग्रुप होता है जिनकी mutually dependent relationship है, जो एक particular goal को achieve करने के लिए work कर रहे हैं. It is a collection of two or more interacting individuals with a stable pattern of relationship between them who share common goal. कि उनकी एक defined relationship होती है जब two or more people इकट्ठा आते हैं और वो work करते हैं किसी common goal को achieve करने के लिए. अब group के क्या features होते हैं कि ये 4 characteristics अगर हैं तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं, वो एक ग्रुप है. सबसे पहले 2 और मोर इंडिविजुअल्स होने चाहिए. एक अकेला पर्सन ग्रुप नहीं हो सकता, हमें 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स की जरूरत होगी. वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते होने चाहिए, उनके बीच में सोशल इंटरेक्शन हो, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो, इंटरेक्शन करते हो एंड कॉमन इंटरेस्ट हो. एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही वो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. एंड वो खुद को एज अ मेंबर कंसीडर करते हैं, वो समझते हैं कि वो ग्रुप के इंपॉर्टेंट मेंबर हैं. देन हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप है जब इसमें ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल्स होती हैं. नाउ टाइप्स ऑफ ग्रुप, डिफरेंट टाइप के ग्रुप होते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप. नेम ही सजेस्ट कर रहा है फॉर्मल ग्रुप, यानी कि एक ऑफिशियसनेस वाला ग्रुप जो ऑफिशियली हमने बनाया है, जिसमें कोई भी इनफॉर्मल रिलेशन नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन में वर्क से रिलेटेड हमने ऑर्गेनाइजेशन में, इसे हमेशा याद रखना कि इसे ऑर्गेनाइजेशन ही क्रिएट करती है. इनफॉर्मल ग्रुप को जरूरी नहीं ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करे, बट फॉर्मल ग्रुप क्या है, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी ही क्रिएट करेगी जिसमें आप वर्क करोगे. इफ फॉर्मल ग्रुप इज अ वन दैट इज डेलिब्रेट क्रिएटेड, जो बनाया अपने आप नहीं बनता, ये बनाया जाता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए. और इसमें हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं. फॉर्मल ग्रुप में क्या होगा, फॉर्मल मेंबर्स होंगे, उनके बीच में रिलेशंस भी क्या होंगे, जैसे मैनेजर है, एम्प्लॉयज है, फॉर्मल रिलेशंस होंगे. इनफॉर्मल या पर्सनल रिलेशंस उनमें नहीं होते हैं. और इसके अंदर 2 टाइप्स आते हैं, टास्क ग्रुप एंड स्टैंडिंग टास्क ग्रुप, जिसे हम कमांड ग्रुप भी बोलते हैं. सो टास्क ग्रुप क्या होते हैं, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं, जैसे ही वो टास्क पूरा हो जाता है हम वो उस ग्रुप को खत्म कर देते हैं. लेकिन स्टैंडिंग टास्क क्या होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए चलते रहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, स्टैंडिंग टास्क ग्रुप. देन इनफॉर्मल ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप से जो अपोजिट होते हैं वही इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं, जिसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डेलिबरेटली नहीं बनाया, आपने इंटरेक्ट किया. जैसे फ्रेंड्स के ग्रुप बन जाते हैं, वो क्या है, आप इंटरेक्ट करते हो, आपकी वाइब मैच होती है, आपकी थिंकिंग मैच होती है, तो आप क्या करते हो, फ्रेंड्स बन जाते हो, आपका एक ग्रुप बन जाता है. वो हमारे क्या होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप, जो डेलिबरेटली क्रिएट नहीं किए गए, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, उसमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है. इसके अंदर हमारे क्या क्या आ जाते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप है, जब आप सबका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, इसीलिए जो कॉमन इंटरेस्ट, जैसे सबका इंटरेस्ट अगर क्रिकेट में है तो वो लोग इकट्ठे बैठते हैं तो वो उसके बारे में बात करते हैं, तो वो इंटरेस्ट ग्रुप बन जाता है. फ्रेंडशिप ग्रुप, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है लेकिन आपके व्यूज मैच हो रहे हैं, आप फ्रेंड्स हैं, तो आपका वो इनफॉर्मल ग्रुप है. या फिर रेफरेंस ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, किसी की रेफरेंस से आप उस पर जाते हो. इसमें हमारे डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे कंसल्ट करते हो, उनकी रेफरेंस आप लेते हो. अगर प्राइमरी क्या होते हैं, जैसे आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, ये आपके प्राइमरी में आ जाते हैं, जिनसे आप फ्रिक्वेंटली मिलते रहते हो, जिनके साथ आप रहते हो, उनसे जब आप इंटरेक्ट करते हो तो वो प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप होता है. एंड सेकेंडरी यानी कि जिनसे आप इतना ऑफन नहीं मिलते लेकिन आप उन्हें समझते हो कि वो आपको गुड एडवाइस देंगे, इसलिए वो आपका क्या हो जाता है, सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप. ये तो थे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप. देन एक होता है हमारा ओपन ग्रुप एंड क्लोज ग्रुप. नेम ही सजेस्ट कर रहा है ओपन एंड क्लोज. ओपन का मतलब क्या है, जिसके अंदर कोई भी आ सकता है एंड कोई भी जा सकता है. क्लोज्ड ग्रुप यानी कि एक बार जितने मेंबर बन गए उसके बाद हम न्यू एंट्री को एग्जिट नहीं होने देते, न्यू एंट्री हमारी बैरियर बन जाती है. ओपन ग्रुप एंड क्लोज ग्रुप को हम कैसे 4 एस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. फर्स्ट इज चेंजिंग ग्रुप मेंबरशिप. ओपन ग्रुप में मेंबरशिप चेंज हो सकती है लेकिन क्लोज ग्रुप में मेंबरशिप चेंज नहीं हो सकती, नए मेंबर्स ऐड नहीं होते हैं इतनी आसानी से. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओपन ग्रुप में क्या होगा, नए मेंबर्स आते जाएंगे, इसका मतलब क्या है, हमें ज्यादा ओपिनियन मिलेंगे, ज्यादा व्यू पॉइंट मिलेंगे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओपन ग्रुप का ज्यादा होता है. क्लोज ग्रुप में लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं, वही रहेंगे, नए नहीं आ सकते, इसलिए उन्हीं लोगों के व्यू पॉइंट रह जाएंगे, इसीलिए उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्मॉल होता है. टाइम पर्सपेक्टिव क्या होता है, ओपन ग्रुप है तो ओपन ग्रुप में क्या होंगे, नए मेंबर्स आते रहेंगे, पुराने जाते रहेंगे, उसकी वजह से क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम भी हो जाता है या फिर उनमें कन्फ्लिक्ट हो जाने लग जाते हैं, डिस्प्यूट होने लगते हैं, क्योंकि सबको इकट्ठा लेके चलना इतना आसान नहीं होता जब नए मेंबर्स आते रहते हैं. सो ये शॉर्ट टर्म के लिए ही रह जाते हैं और क्लोज्ड ग्रुप क्या है, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं. इक्विलिब्रियम किसमें होगा, क्लोज्ड ग्रुप में होगा, क्योंकि ओपन ग्रुप में हमारे डिस्प्यूट्स वगैरह के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो डिसइक्विलिब्रियम में आ जाते हैं. नेक्स्ट इज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. तो हमने कौन कौन से किए, एक तो फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप, ओपन ग्रुप एंड क्लोज्ड ग्रुप,
नेक्स्ट इज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. द ग्रुप टू विच वी बिलोंग, जिस ग्रुप के मेंबर आप हो वो है आपका इन ग्रुप, जिस ग्रुप के मेंबर आप नहीं हो वो है आउट ग्रुप. सिंपल है कि जिस ग्रुप के आप मेंबर हो, जिसकी आप में एग्जिस्टेंस है, वो आपका क्या है, इन ग्रुप है. जिसके आप मेंबर नहीं हो वो आपका क्या हो गया, आउट ग्रुप. If we look up on them with a certain amount of antagonism, the in-group versus out-group concept is applicable to friendly rivalries between school, club and associations. कि ये क्या होता है, जैसे friendly rivalry जो होती है, healthy competitions जैसे होते हैं, वहां पे ये in-group out-group बन जाते हैं. जैसे आपके schools में, clubs में आपका खुद का friendship group क्या हो गया, in-group, और जहां पे आपके दूसरे कोई और group बना हुआ है क्लास के अंदर, वो आपके क्या हो जाते हैं, out-group हो जाते हैं. देन नेक्स्ट इज वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, कि लोग ग्रुप को जो है ज्वाइन करते ही क्यों है, आप ग्रुप क्यों बनाते हो, ग्रुप बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल वर्किंग क्यों नहीं होती, ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं. फर्स्ट इज सिक्योरिटी. अगर आप इंडिविजुअली कोई वर्क करते हो तो आपका रिस्क ज्यादा रहता है, लेकिन ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल अगर किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, एक सेफ्टी मिलती है, इसीलिए ग्रुप को ज्वाइन किया जाता है. देन सेकंड इज स्टेटस. अगर आप एक अच्छे ग्रुप के मेंबर बन जाते हो, एक ऐसा ग्रुप जो रेप्यूटेड ग्रुप है जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको स्टेटस मिलता है. स्टेटस के लिए हम ज्वाइन करते हैं ग्रुप को. प्रोक्सिमिटी, इंटरेक्शन एंड इन्फ्लुएंस, कि आप डेली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, जैसे फ्रेंड्स बन जाते हो, वो डेली इंटरेक्ट करते हैं, पहले क्लासमेट्स होते हो, फिर आप डेली इंटरेक्ट करते हो, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो, एंड देन आप एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हो, अपना फ्रेंडशिप ग्रुप. देन सेल्फ एस्टीम, कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए, खुद के कुछ अचीवमेंट्स के लिए, खुद के कुछ एम्बिशंस के लिए आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, वो आपकी उन चीजों से रिलेट करता है, वो आपको अपने डिजायर तक पहुंचा सकता है. देन दैट इज सेल्फ एस्टीम. एफिलिएशन, यानी कि जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो आपसे कनेक्टेड हैं, आप सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे की केयर करते हो, देन आपको क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है. और या फिर ऑलरेडी कोई ग्रुप है जिसमें कोई मेंबर है जो आपको अच्छा लगता है, आपकी एफिलिएशन है उसके साथ, देन आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो. देन पावर, की एक ग्रुप में ज्यादा पावर होती है इन कंपैरिजन टू एन इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल के पास उतनी पावर नहीं होती, लेकिन ग्रुप में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, सबकी पावर मिलके क्या हो जाते हैं, हमारा ग्रुप ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो हम पावर के लिए ज्वाइन करते हैं. एंड आइडेंटिटी, जब आप किसी अच्छे ग्रुप के मेंबर होते हो तो आपको आइडेंटिटी मिल जाती है कि ये उस ग्रुप का मेंबर है, सो आप एक आइडेंटिटी पाने के लिए, एंटिटी पाने के लिए भी ग्रुप को ज्वाइन करते हो. सो ये सब क्या रीजंस थे कि हम ग्रुप को क्यों ज्वाइन करते हैं. अब ग्रुप को डेवलप कैसे किया जाता है, कि ग्रुप बनाए कैसे जाते हैं, क्या डायरेक्टली हम मिले और ग्रुप बन गया, या फिर उसकी कोई प्रोसेस होती है. सो ग्रुप की भी एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की, सब लिविंग थिंग्स की लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही हमारी ग्रुप्स की भी क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है. वो बनते हैं, वो ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, लास्ट में वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं. अ ग्रुप इफेक्टिवनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड हाउ वेल इट्स मेंबर हैव बीन वर्क टुगेदर, कि वो कितने अच्छे से मेंबर्स एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ग्रुप की लाइफ डिसाइड की जाती है. सो हमारी ग्रुप कैसे कैसे डेवलप होते हैं. फर्स्ट क्या है, हमारी 5 स्टेजेस होते हैं हमारी ग्रुप डेवलपमेंट की. फर्स्ट इज फॉर्मिंग, देन स्टोर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड अर्जनिंग. नेम ही सजेस्ट कर रहा है. फर्स्ट है फॉर्मिंग. फॉर्मिंग क्या है, जब आप एक दूसरे के साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करते हो, मीट करते हो, जब आप अवेयर होते हो एक दूसरे से कि सामने वाला बंदा कौन है, कहाँ से आया है, इंटरेक्शन होता है, अवेयरनेस होती है, वो हमारी क्या होती है, फॉर्मिंग होती है. जब आप फॉर्मेलिटीज मीन्स फॉर्मल रिलेशंस बनते हैं, जैसे आप उनका नाम पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, कहाँ से आए हैं, ये सब आपका क्या है, फॉर्मिंग होता है, यानी कि वो बनना स्टार्ट हुआ है, फॉर्म वहां पे होना स्टार्ट होता है. तो फर्स्ट स्टेज क्या होती है, जहाँ पे हमें अवेयरनेस होती है, हम एक दूसरे की एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ फॉर्मल ग्रीटिंग करते हैं. देन सेकंड आती है स्टोर्मिंग. स्टोर्मिंग में क्या होता है, हम जो फॉर्मल ग्रीटिंग करते हैं एक दूसरे से, उससे ज्यादा बातें, अनदर लेवल की हम बातें करने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, व्यूज शेयर करते हैं. और जैसे ही आप ओपिनियन शेयर करोगे तो सबके ओपिनियन तो सेम होते नहीं है, ओपिनियन क्या करते हैं, वेराई करते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्यूट होंगे, कंफ्लिक्ट होंगे. तो स्टोर्मिंग की स्टेज वही है, जब आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर करते हो, तो डिफरेंट इमोशंस एंड फीलिंग होने की वजह से डिस्प्यूट्स होते हैं, कंफ्लिक्ट होते हैं, जिन्हें आप क्लैरिफाई करते हो, और फिर आपके अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं, बिलोंगिंगनेस बन जाती है स्टॉर्मिंग में. देन हमारा आता है नॉर्मिंग. नॉर्मिंग में क्या करते हैं, हम एक लीडर को चुन लेते हैं, हमारा एक फाइनल लीडर चुन लिया जाता है. जितने भी मेंबर्स हमने देखे थे, फॉर्म किए थे, हम जितनों से मिले थे, देन हमारे कंफ्लिक्ट हुए, हम बिलोंगिंगनेस बने, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, जो आगे आए उनमें से हमने क्या कर लिया, एक को लीडर चुन लिया, जो अब हमें गाइड करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. दैट इज नॉर्मिंग. एंड देन इज
परफॉर्मिंग, यानी कि नॉर्मिंग करने के बाद अब हमने लीडर चुन लिया है, वो हमें गाइड करेगा, अब हम क्या करेंगे, उसे परफॉर्म करेंगे। जो भी टास्क के लिए ग्रुप बना है उसकी परफॉर्मेंस दी जाएगी, उसको अचीव करने का, उसे अचीव करेंगे, जो भी हमारा गोल है उसके अचीवमेंट के लिए वर्क करेंगे, वो हमारा क्या है, परफॉर्मिंग। एंड लास्ट इज एडजर्निंग। जैसे ही हम उस चीज को अचीव कर लेंगे, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा, वहीं पे डिसबैंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसे हम खत्म कर देंगे। हमारे ग्रुप की ये स्टेजेस खत्म हो जाती हैं, यानी कि हम एडजर्न कर देंगे, फिनिश कर देंगे, डिसबैंड कर देंगे हमारे ग्रुप को अचीवमेंट के बाद, रिकॉग्निशन के बाद। सो हमारी क्या क्या स्टेजेस हुई, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। अल्टरनेटिव थ्योरी क्या है हमारे ग्रुप के डेवलपमेंट की, तो अल्टरनेटिव थ्योरी में हमारी 4 स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, यानी कि जितने भी मेंबर्स आते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, देन म्यूचुअली एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं अपने व्यू पॉइंट को शेयर करके। देन कम्युनिकेट एंड डिसीजन मेकिंग, आपने म्यूचुअली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम सब एक ग्रुप के मेंबर हैं, हमें किसी पर्टिकुलर शेयर गोल के लिए वर्क करना है। देन आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे कि कौन सा वर्क कौन अच्छा कर सकता है, आप कम्युनिकेशन करोगे। एंड देन डिसीजन मेकिंग कर दोगे कि हाँ ये हमारे लीडर होगा और ये सब हमें इन्फ्लुएंस करेगा, हमें ये टास्क परफॉर्म करना है, कौन किस टास्क को परफॉर्म करेगा, ये सब आप डिसाइड कर लेते हो। देन मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, देन आप क्या करते हो, परफॉर्म करते हो, एक दूसरे मोटिवेट करते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो परफॉर्म करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी की जा सके, ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिवनेस के साथ हम अपने गोल को अचीव करें। कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमने परफॉर्म किया हम उसे देखते हैं कि क्या हमारा जो हमारी परफॉर्मेंस है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो हम उसमें चेंजेस करेंगे और उसे अचीव करेंगे एंड उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ऐसे ही हमारा ग्रुप क्या होता है, डिसबैंड हो जाता है। सिमिलरली न्यू मेंबर और न्यू टास्क आता है, फिर से हमारी म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होगी, कम्युनिकेशन होगी, मोटिवेशन होगा, यही जो है स्टेप्स हैं वो फॉलो होते रहते हैं। नेक्स्ट इज यूजफुलनेस ऑफ ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे ग्रुप्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूजफुलनेस होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ग्रुप काम करते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल टास्क अकम्प्लिशमेंट, कि ग्रुप में क्या करते हैं, हमें सिनर्जी मिलती है, 2+2 5 हमारे पास आ जाता है कि हम ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हैं। सो उसमें हमारे क्या आता है, हम ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को, ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकेंगे, अचीव कर सकेंगे। लेकिन हमारे जो टास्क अकम्प्लिशमेंट है उसमें 2 चीजें जो हैं वो एज ए बैरियर होती हैं। फर्स्ट इज सोशल लॉफिंग एंड सेकंड इज ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक क्या होता है कि हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स एक जैसा सोच रहे हैं, बट रियलिटी ऐसी नहीं होती। बट क्योंकि हम ग्रुप में वर्क कर रहे हैं तो कुछ लोगों के व्यू पॉइंट दब जाते हैं, वो ज्यादा बोल नहीं पाते क्योंकि बाकियों के डोमिनेट कर जाते हैं। सो ग्रुप थिंक हमारा क्या है, कुछ मेंबर्स की इंडिविजुअल जो परसेप्शंस हैं वो आगे नहीं आ पाते। एंड सोशल लॉफिंग क्या होती है कि ग्रुप में जितना हम इंडिविजुअली एफर्ट्स डालते हैं ग्रुप में उतने एफर्ट्स नहीं डालते। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है इंडिविजुअली में तो हमें अकेले बुला के ये बताया जाएगा कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, लेकिन ग्रुप में मुझे अकेले को कोई नोटिस नहीं करेगा, अटेंशन नहीं डालेगा, इसीलिए आप उतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालते ग्रुप के अंदर। सो सोशल लॉफिंग एंड ग्रुप थिंक हमारे टास्क अकम्प्लिशमेंट के लिए बैरियर बन सकते हैं। सेकेंड इज ग्रुप एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। अगर आपका ग्रुप है, आप ग्रुप में वर्क करते हो तो उससे आपका बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि जब आप एक ग्रुप में वर्क कर रहे हो तो उसके जितने मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को आप देखते हो, जिससे आपको क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशंस मिलती है, नई अपॉर्चुनिटीज लगती है, आप एक्सपेक्टेशंस करते हो कि हाँ आगे से मैं भी ऐसे ही बिहेव करूंगा। आप अपने बिहेवियर को बेटर करते हो, जो आपके बिहेवियर और एटीट्यूड को क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है। सो ये हमारी क्या है, यूजफुलनेस ऑफ ग्रुप की हमें टास्क अकम्प्लिशमेंट होता है और हमारा बिहेवियर इंप्रूव हो जाता है। पिटफॉल्स क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं ग्रुप्स के। फर्स्ट इज स्टेटस डिफरेंशियल। स्टेटस डिफरेंशियल क्या होता है कि ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं ऐसा हो सकता है कि कोई हाईली स्टेटस है, किसी का स्टेटस ज्यादा है, किसी का स्टेटस कम है, और स्टेटस की वजह से हमारे क्या हो जाता है, जिसका हाई स्टेटस है वो डोमिनेट करने लग जाता है, उसके व्यू पॉइंट को ज्यादा फोकस किया जाता है, उन्हें ज्यादा अटेंशन दी जाती है, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट हो सकते हैं। देन सेकंड इज ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे बिलीव, कुछ एटीट्यूड जो हम ये मान के चलते हैं कि हर मेंबर को फॉलो करने हैं। सो ये जो हम डिसाइड कर लेते हैं वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हमें इसी वे में बिहेव करना है। कई बार जब हम ग्रुप नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना चाहते तो हमें क्या माना जाता है, पनिश किया जाता है, उसके साथ कुछ अटैच्ड होती है, पनिशमेंट्स अटैच्ड होती हैं। सो हमारे ग्रुप नॉर्म्स को फॉलो करना हमारे लिए नेसेसरी बन जाता है, जो हमारे बिहेवियर को क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। रिस्की एंड कॉशियस शिफ्ट, कि या तो ग्रुप के जो डिसीजन होंगे ना वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएंगे कि हम सबसे ज्यादा रिस्की व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं, और या फिर हम बहुत ज्यादा सिक्योर होके सेफ होके चलेंगे। मिडल में रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि या तो ग्रुप के सारे फिर ऐसा डिसीजन लेंगे जिसे हम सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग करेंगे, या फिर हम बिल्कुल सेफ खेलेंगे, उसमें कुछ भी डिफरेंस या ऐसा रिस्की चीज हम लेके ही नहीं चलेंगे। ऐसी शिफ्ट ज्यादा होती है। देन ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक का मतलब हमने बताया ही था कि सब मेंबर्स को सेम रखना, उनकी सबकी थिंकिंग एक चीज पे एग्री होना। कई बार ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनके व्यू पॉइंट दब जाते हैं,
हैं। सो ग्रुप थिंक क्या है? ये ग्रुप थिंक हमारे ग्रुप का सबसे बड़ा बैरियर हम बोल सकते हैं, पिटफॉल बोल सकते हैं, कि सबको हम सेम लेके चलते हैं बट व्यू पॉइंट्स हमारे डिफरेंशिएट करते हैं। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? एक डोमिनेंट व्यू होना, मीन्स एक पर्टिकुलर जिस भी ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं, मान लो ज्यादातर मेंबर्स को ये क्लियर नहीं है कि आज किस टॉपिक पे डिस्कस करना है, तो वो क्या करेंगे, ज्यादातर मेंबर को क्लियर नहीं है इसीलिए हम डाउट्स में ही रह जाएंगे, उस टॉपिक को हम डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे। सो जो मेजोरिटी जैसी होगी ना वैसा ही हमारा ग्रुप रह जाएगा, मेजोरिटी के अकॉर्डिंग हमारा ग्रुप रेगुलेट करने लग जाता है। सो दीज आर द पिटफॉल्स। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन in comment section. Thank you. Keep supporting.